हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो एसएससी जीडी 2025 के लिए है, मैथ्स का। और इसमें हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 में एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो उसको सॉल्व कराएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो एसएससी का पैटर्न होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह का, ठीक है, वही क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया वही क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीडी का प्रीवियस ईयर कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको एग्ज़ाम देने के बाद, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया एसएससी जीडी का या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम का, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो एसएससी जीडी 2024 जो है, ठीक है, अभी तो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो उसका डेट भी आ चुका है, लेकिन इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2024 में हुआ था। कब हुआ था, ये देखिए यहाँ पे, ये 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें 20 फरवरी 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपके सामने रखा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग, ठीक है, चलते आगे आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इजी हो। एसएससी जीडी है तो एसएससी जीडी का देखिए उतना लेवल हाई नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि थोड़ा मुश्किल होगा या थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। तो ठीक है, ऐसा तो हर एग्ज़ाम में होता है कि कुछ मुश्किल कुछ आसान मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर में यानी कि 2024 में आया आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अपने से क्वेश्चन में दिया है। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम, क्या है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु, ठीक है, 26, 25, 21, 29, 24 और 28 और 22 है। ठीक है, देखिए सात, एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 7 पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे 7 प्लेयर्स हैं जो कि मेल हैं। ठीक है, सबका यहाँ पे देखिए आयु दिया गया, देखिए एज दे दिया गया, एक का 26, दूसरे का 25, 21, 29, 24, 28 और क्या है, 22 है। तो उनकी औसत आयु निकालना है। देखिए औसत आयु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को पता है कि औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो सम होता है यानी कि टोटल सम, यानी कि सबको ऐड करके जो भी आएगा बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है ये हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। बस इसमें आपको टाइम कहाँ पे लगेगा कि इसको ऐड कैसे करते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए ऐड कैसे करना है इसमें। अगर देखिए, अगर आप मतलब जिस तरीके से आप ऐड करेंगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से ऐड करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर आप गलत तरीके से ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड्स टाइम जो है वो बच जाएगा। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये 26 है, हमको 26 का पेयर उससे बनाना है जिसमें ऐड करके लास्ट में जीरो आ जाए। देखिए लास्ट में 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50, है ना। फिर यहाँ देखिए 9 और 1, यहाँ भी देखिए दोनों को ऐड करके लास्ट में जीरो आ रहा है तो ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये और ये देखिए ये दोनों भी ऐड करके कितना आ रहा है, 50, और प्लस 25 है तो 25, है ना, ये कितना हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 50,
+50 +50 175 प्लस, सॉरी 150 प्लस 25 कितना हो जाएगा 175। अब देखिए कितने पुरुष हैं, कितने पुरुषों की आयु निकाल रहे हैं औसत आयु, तो ये 7 है ना। तो यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको इतना लिखना जरूरी है, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए सब लिखा है। ठीक है, ये सब जो आपको आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो ये सब एग्जाम में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब बस मैंने आपको क्या है समझाने के लिए लिखा है। आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं कि 26 है, 24 है, 21 है, 29 है, 28 है, 22 है, ठीक है, और ये 25 है, ऐड करके डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, तो देखिए सीपी जो दिया गया, यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया गया है, वो 2000 है। ठीक है, रुपये में है ये। और क्या बोला कि 20% और x% का दो क्रमिक छूट है। देखिए क्रमिक छूट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई चीज़ है ना, और इस पे एक 10% का छूट दिया गया। ठीक है, पहले 20% का छूट दिया जाता है, तो 20% का छूट दिया जाता है तो कितना 80% में बेचा जाएगा, यानी कि इसका दाम कितना हो गया 80 रुपया। ठीक है, अब ये जो 80 रुपया आया, इस पे फिर से छूट दे रहा है कितना का, अगर मान लीजिए दूसरा छूट एक एक 20% है, एक 10% है। ठीक है, तो पहला तो 20% हो गया, अब दूसरा क्या है, अब इस पे यानी कि ये जो 80 रुपया है इस पे 10% का छूट, यानी कि 90% में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 72 रुपया। तो इस तरह से ये क्रमिक छूट का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से ही रहता है। तो यही होता है क्रमिक छूट। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से बनाए, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए कैसे, एक मिनट जरा सा, जैसे देखिए 100 रुपया है ना, तो क्या करें, पहला 20% छूट दिया गया तो 80 रुपया हो गया, यानी कि 80% हो गया। फिर 10%, देखो देखिए इसको जो सॉल्व करके आएगा, इसको हम डायरेक्ट, इसमें हम डायरेक्ट 90% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 90% मतलब क्या होता है कि 10% छूट दिया तो 90% में बेचा जा रहा है। तो पिछले में क्या किए थे हम लोग, अलग अलग करके किए, तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लीकेशन में है, उसमें भी यही, इसको सॉल्व करके जो आया था उसी से मल्टीप्लाई किए थे इसको, है ना। तो सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही टाइम में सबको सॉल्व कर लेंगे तो वो ठीक रहता है। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देखिए ये भी 72 आ गया। तो उसी तरह ऐसे एक और तरीका होता है, लेकिन फिलहाल वो तरीका मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, कभी आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हो, अगर ध्यान में रहा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया, पहला 20% है, दूसरा x% है। ठीक है, तो देखिए 2000 है, पहला 20% यानी कि 80%, और दूसरा x% यानी कि 100 - x%। ठीक है, ये कितना के बराबर है, देखिए ये बोला कि 1400 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि यही तो 1400 रुपया में है ना, डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस है ये वही चीज़ आता है ना, ये जो है डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस है वही आता है, और वो 1400 दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, फिर यहाँ हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175, यहाँ 2 बचा है, यानी कि 100 - x जो होगा वो कितना होगा 175/2, और 175/2 कितना होता है 87.5। देखिए 87.5 का वाला है 100 - x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 12.5%। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये रहा तीसरा नंबर। क्या बोला गया है कि ए और बी
दोनों देखिए ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ठीक है, यानी कि इतना में बेचा जा रहा है। और क्या बोला गया, एक ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एसपी दिया गया दोनों के लिए कितना है, 5,000, ये एसपी है। और देखिए ये भी बोला गया कि बेचने में इसको जो है 25% का कितना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है और बी को क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि दोनों का जो सीपी है, तो सीपी है देखिए हम लोग निकालते कैसे हैं। सीपी अगर एसपी दिया गया है, तो अगर एसपी दिया गया है तो क्या करते हैं हम लोग सीपी निकालने के लिए ये करते हैं। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो 100, सॉरी अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस एक्स, जितना भी परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो एक्स हो गया, और अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को फॉर्मूला पे नहीं जाना है, हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, ऐसे हम लोग इनडायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए करना क्या है। जैसे सीपी अगर हम ए का निकालते हैं ना, ए का अगर हम सीपी निकाल रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5,000 है एसपी, है ना। और देखिए जब ये 25% है तो 25% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 125% होगा ना। बस इसको क्या करेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये उल्टा करके मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमको सीपी निकालना हो। अगर एसपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 125 ऊपर और 100 नीचे। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा एक नोट रखो, यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। और देखिए उसी तरह से अगर हम लोग बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10% का नुकसान हो रहा है तो 90% हो गया ना। तो 90% है तो यानी कि उसको उल्टा करके लिख दिया, ये हो गया। अब देखिए ए इज टू बी बोला गया है ना, ए इज टू बी बोला गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे या डिवाइड करेंगे जो भी है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने बोला था कि पहले डिवाइड नहीं करना है। अब ये क्या आ जाएगा, 90/125, ये कितना हो जाएगा 18/25, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए इसको हम लोगों ने इतने बड़े प्रोसेस के साथ किया। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं तो इतना बड़ा प्रोसेस आप को करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाते बनाते प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आपको ये लगेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, जिसमें बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। ये देखिए, एक मिनट जरा सा। ठीक है, देखिए देखिए दोनों का जो एसपी है वो क्या सेम है ना। यहाँ देखिए 25% है, अगर सेम है एसपी या सीपी कुछ भी, तो यहाँ देखिए 25% है। तो अभी हमने क्या बोला कि सीपी निकालने के लिए उल्टा करते हैं। तो क्या करेंगे, 25% का 125% होगा तो 125% का उल्टा कर दिए, ये हो गया, है ना। और ये 90 इधर क्या हो जाएगा, 100 में उसी तरह से 90 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये फिर ऊपर आ जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18/25। एक ये तरीका हो गया। और आसान करना चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 25% ज़्यादा हो रहा है तो 125। ठीक है, एक मिनट जरा सा। तो ये 125 हो गया, और ये देखिए 10% कम हो रहा है तो 90 हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें क्या करेंगे, पहले 90 वाले को लिखेंगे, यानी कि बाद वाले को लिखेंगे। अगर एक्सपी दिया गया है, अगर एसपी निकालना है, एसपी का अगर
ये देखिए, अगर एसपी दिया गया और सीपी का आपको निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य क्या निकालना है अनुपात, तो उल्टा करना है। अगर उल्टा दिया गया, जैसे कि अगर ये सीपी दिया रहता यानी कि क्रय मूल्य दिया रहता और विक्रय मूल्य का निकालना होता अनुपात, तो हम लोग क्या करते, सिंपल लिखते 125, क्योंकि 125 ए का है और ये बी का कितना हो जाएगा 90, तो हम इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना, 18:25। ठीक है, तो आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर तो आ गया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। तो देखिए यहाँ पे एक ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक ये रेलगाड़ी है। दोनों का जो क्या बोला गया, समान है, यानी कि ये लंबाई समान है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। आपने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है दोनों रेलगाड़ी के लिए, कि एक दूसरे को पार करना है, तो वो कितना होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, उसी को ऐड कर देते हैं। यानी कि ये कितना है, यानी कि इसको 2x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 2x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, दोनों रेलगाड़ी के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या बोला गया कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई दिया गया है, तो देखिए लंबाई अगर 320 मीटर दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ देखिए लंबाई 320 मीटर दे दिया गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 640। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये मीटर में है, एक दूसरे को पार करने के लिए। और देखिए वो 18 सेकंड में पार कर रहे हैं, टाइम भी दिया गया है, कितना है 18 सेकंड। अब देखिए बोला क्या गया है कि दो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, और यहाँ पे देखिए दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से है ना, समान चाल से, यानी कि दोनों का जो ये स्पीड है वो दोनों सेम है। अब देखिए विपरीत दिशा में, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, इसका स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इस तरह से होता है तो जो हमारा स्पीड होता है, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होता है, वो कितना होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। और अगर इतना मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और अगर यही उल्टा होता है कि मतलब ये अपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों का अंतर निकालते हैं। तो देखिए डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस कितना है 640, बाय टाइम कितना है 18, एक मिनट के यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है यूनिट जो दिया गया है सब में किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और ये कितना है 640/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, इक्वल टू, ये देखिए किसके इक्वल है, 2x किलोमीटर पर आवर के इक्वल है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट अलग है, यहाँ पे यूनिट अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों को हम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका यूनिट है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यही देखिए 2x के इक्वल हो जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 320, और 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू आया, यानी कि 64, 64 क्या आया, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने क्या माना था, ये x किलोमीटर पर आवर के, x किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। ठीक है, तो ये x 64 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो देखिए
आप थोड़ा अगर अपना कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा और अगर क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोला गया, 7,200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पी है, क्यू है, आर है। ये कितना है, 1/2। ये कितना है, 4। ये कितना है, 3/2। देखिए ये जो फ्रैक्शन में इसको अगर हम ये होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में अगर लेते आए, फ्रैक्शन हटा दें, तो अनुपात का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो देखिए इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो डिनोमिनेटर है तीनों में, यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब 2 से हम लोग को इस टोटल में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए यही टोटल है तीनों का अनुपात, है ना। अब क्या बोला गया है, यही तीनों को मतलब ये 7200 रुपये को इसी तीनों में बांटा गया है। यानी कि पहले को अगर 1 मिला है तो दूसरे को 8, तीसरे को 3 मिला है। तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या है कि इसी तीनों को ऐड करके कितना आने वाला है, 7200। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग ऐड कर देते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 12। 12 किसके वैल्यू, 12 का वैल्यू क्या है, 7200। तो देखिए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 600। हम लोग को क्या बोला गया निकालने के लिए, क्या बोला गया, आर का हिस्सा। तो देखिए आर का हिस्सा क्या है, ये 3। तो एक का वैल्यू जब 600 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, है ना। तो 1800 ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिया गया है m/n, यानी कि m अनुपात n जो है वो कितना है, 9:6। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं इसमें, m और n का वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी कि m का वैल्यू जो 9 है और n का वैल्यू जो 6 है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, m का वैल्यू 9 है प्लस n का वैल्यू 6 है, अनुपात यहाँ पे 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 3। देखिए अब इसका अनुपात निकालिएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यानी कि 5:1। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे m और n था, यहाँ भी m और n था प्लस या माइनस में। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो वैल्यू यहाँ पे अनुपात में दिया गया वही रख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो है बॉडमास रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ब्रैकेट वाले देखिए यहाँ पे कितना है, 40 हो जाएगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर ये 25 हो जाएगा। इसमें बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ भी आपका कुछ सेकेंड बच सकता है अगर आप सही से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका थोड़ा सा सेकंड, मतलब 1 से 2 सेकंड ज़्यादा लगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए 25×100, हम लोग को पता है 25×100 होता है। क्या करेंगे, यहाँ पे 100 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे और 22। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 22,000, है ना। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा अगर सही तरीके से कीजिएगा तो बहुत टाइम बच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत की लंबाई, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसका लंबाई अगर कितना है, 14.28% बढ़ जाता है। ठीक है, लेंथ कितना है, इतना बढ़ जाता है। तो
तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ठीक है, देखिए ब्रेथ कितना है हम लोगों को नहीं पता है, तो बोला गया कि कितना ब्रेथ को कम करना चाहिए, कितना परसेंट ब्रेथ को कम करना चाहिए चौड़ाई को, कि ये जो लंबाई बढ़ने से इसके एरिया पे फर्क ना पड़े। ठीक है, इसके क्षेत्रफल पे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। देखिए ये जो 14.28% है इसको हम लोग लिखते हैं 1/7। ठीक है, ये परसेंट जब आप पढ़े होंगे तो उस टाइम ये पढ़ेंगे कि इसका कुछ कुछ वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7 इसका वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि 1/7 मतलब क्या होता है कि इसका अगर पहले अगर वैल्यू 7 था तो एक बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 1 मिनट रुकिए जरा सा। लेंथ अगर पहले है ना 7 था तो अब कितना हो गया, 8। यही हो गया 14.28% बढ़ना, है ना। अभी मैंने समझाया। ब्रेथ अगर मान लीजिए पहले 1 था, ठीक है, अब देख अब मान लेते हैं x है। पहले कितना था ब्रेथ, 1 था। देखिए यहाँ पे हम एक माने क्योंकि हम लोगों को परसेंट में निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, या 100 मान सकते हैं वो भी चलेगा। ठीक है, 100 भी मान सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए पहले लेंथ ये था, अब ब्रेथ ये था, अब लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। तो देखिए क्या करेंगे, बोला गया कि एरिया नहीं बदल रहा है, यानी कि अगर हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 को x से मल्टीप्लाई करने के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 100/8। यानी कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 25, 175/2 यानी कि 87.5। ठीक है, 87.5, ये इसका वैल्यू कितना आया, 87.5। अब देखिए 100 है, 100 से 87.5 आया तो कितना परसेंट कमा, यही ना पूछा जाए ना कि कितना परसेंट, ये कितना प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो कितना प्रतिशत घटाई जाना चाहिए, तो 12.5%, है ना। तभी तो ये 87.5 आएगा। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये 1/7 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 14.28 का 14.28% का वैल्यू ये होना चाहिए, ये होता है पता है। तो देखिए अगर ये इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 8/7 हो जाएगा, होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, यानी कि 7/8 × 100 परसेंट निकालने के लिए 100 कर देंगे। या हाँ, अब ये कर सकते हैं, देखिए 7/8 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट रुकिए जरा सा। ये 7/8 जो होगा उतना ही इसका कम होगा। ठीक है, इतना ही कमेगा। अब देखिए अगर 7/8 कम रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल 8 था, अब हो गया 7। ठीक है, अब हो गया 7, तो कितना कमा, 1 कमा, है ना। और इसी का परसेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12.5%, है ना। तो अगर तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। या यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको और आसान करना है तो क्या करेंगे, देखिए 1/7 आया तो ऊपर पे 1 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, और यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इसका परसेंट निकाल लेंगे, 100%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके ये 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, जो कि कितना है, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी दिया गया है 5175, और उस पर 25% की छूट दी गई थी, यानी कि डिस्काउंट कितना था, 25%। तो वस्तु का अंकित मूल्य, अभी देखिए कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर सीपी निकालना है तो क्या करते हैं, 5175, अब 25% अगर है और बढ़ा है तो 125, सॉरी घटा है ना यहाँ पे, तो 75% में बचा जाएगा, है ना। अगर सीपी निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। अगर आप लोग फॉर्मूला से इसको बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपको कि ये उल्टा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप मल्टी इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 और 25, ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 17 चौके 68, यानी कि ये हो जाएगा 6900, 6900, यानी कि 6900 इसका सीपी हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी या अंकित मूल्य। ठीक है, जो भी अंकित मूल्य है, क्योंकि जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, देखिए हाँ साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2/5, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल यानी कि हाँ जो मूलधन होता है उसको अगर हम 5 माने तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टाइम दिया गया है 40 साल। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, यानी कि रेट निकालना है। सिंपल फॉर्मूला ये यूज़ कर लें, 2 = 5 गुना 40 गुना, मान लेते हैं x% है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग और ये यहाँ पे, यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ, 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। ठीक है, यानी कि राखी जो है वो, ठीक है, राखी जो है वो 8% काम, सॉरी 8 दिन में जो काम करती है वो सिर्फ 10% काम करती है। ठीक है, यानी कि इसको अगर 100% काम करना हो तो उसको कितना दिन लगेगा, 80 दिन लगेगा, है ना, 80 दिन लगेगा 100% काम करने में। यानी कि अगर कोई काम, एक काम इसको करना है तो इसको उस काम को कंप्लीट करने में 80 दिन लगेगा। ठीक है, अब क्या है कि वह पूनम को काम पर रखती है, ठीक है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, ये राखी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब पूनम काम करती है, तो पूनम देखिए जो काम कर रही है वो कुशल है। कुशल मतलब होता है कि देखिए अगर एक दिन में कोई 2 काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक दिन में राखी 2 काम कर रही है और एक दिन में पूनम 4 काम कर रही है, तो ये देखिए क्या इसका डबल है, यानी कि पूनम जो है वो अधिक कुशल है, यानी कि एक दिन में ज़्यादा काम कर रही है, कुशलता इसी से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि 20% अधिक कुशल है पूनम। इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों को, राखी और पूनम दोनों का ये पता चलना चाहिए। ये अगर पता चल जाए कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है तो हम लोग कुशलता निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक काम 100% वर्क, मतलब क्या होता है कि एक काम ही होता है, जो भी काम वो दोनों मिलकर कर रहा है, कोई एक ही काम होगा, उस काम को क्या है वो 80 दिनों में कर रही है ना राखी। तो एक वर्क को, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/80 काम करेगी। ठीक है, यही जो 1/80 है यही इसका क्या हो जाएगा, कुशलता। अब देखिए पूनम का जो कुशलता निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/80 नहीं होके क्या हो जाएगा, इससे 20% ज़्यादा, यानी कि 120%। तो 1/80 का 120%। और आप सोच सकते हैं कि जब एक ये पूनम जो है अधिक कुशल है तो वो कम ही दिन में वो काम खत्म कर लेगी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए, यानी कि 3/200। ये क्या हो जाएगा, कुशलता हो जाएगी, यानी कि ये 3/200 जो है ये इतना काम कर रही है एक दिन में, है ना। तो अगर हम लोग को ये निकालना है कि एक काम को, यानी कि उसी काम को कंप्लीट करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो ये 200/3 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कर सकते थे कि ये 80 दिन है। ठीक है, तो 80 दिन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 100/120। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 200/3। ठीक है, यानी कि 200/3 दिन इसको लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, यानी कि पूनम को। तो डायरेक्ट आप लोग ये भी कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये इतना बड़ा प्रोसेस किया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पता चल गया कि रेखा राखी, कौन, रेखा राखी है। राखी इतना दिन में काम कंप्लीट करती है और पूनम इतना दिन में काम कंप्लीट करती है। तो अब देखिए क्या करते हैं, 80 दिन हो गया और 200/3 दिन हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या बोला गया यहाँ, अब देखिए यहाँ से क्या लेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, देखिए सॉरी, अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे शेष काम कितना, 8 दिन तक राखी ने काम कर लिया था। ठीक है, जो कि 10% काम खत्म हो गया था। अब देखिए 10% जब काम खत्म हो गया तो बचा कितना काम, 90% काम। ठीक है, यानी कि इतना ही काम को करना है। और ये देखिए दोनों मिलकर, यानी कि राखी जो है एक दिन में 5 काम करती है और पूनम जो है एक दिन में 6 काम करती है। और टोटल काम हमारे पास 400 था पहले, लेकिन उस 400 का 10% तो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कितना बचा है, 360 काम ही बचा है। और देखिए 360 काम को दोनों को करना है, एक दिन में राखी इतना काम करती है और पूनम इतना काम करती है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 6 5 11, यानी कि ये जो इतना दिन हो जाएगा दोनों को बचे हुए काम को पूरा करने में। यानी कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक रूल है, बोर्डमास रूल, ठीक है, वो आपको याद रखना है और इसको सॉल्व करते जाना है। देखिए सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट वाले का वैल्यू देखिए लाते हैं, क्या होगा, देखिए 96 इंटू 2 और बाय 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इस टोटल का वैल्यू 8 आया। अब देखिए ये है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 इंटू 4/8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 18। यानी कि इस टोटल का वैल्यू देखिए कितना आया, इस टोटल को सॉल्व करने पे हम लोगों को 18 आया। अब ये 41 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आप पता कर सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 ही आने वाला है। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 738 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई, ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं बताते हैं। क्या बोल रहा है कि कितने वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, 10 वर्ष में, तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, है ना। और वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। देखिए 4 गुनी हो रही है, 4 गुनी,
ये ध्यान देना है कि ये जो 4 गुनी है, ये इसका मतलब इसके इस पे कुछ ना कुछ पावर देने पे ये होना चाहिए ये नंबर, और नहीं हो रहा है तो वो लाइए। ठीक, उस फॉर्म में लाना होगा आपको। देखिए, इसको हम 4 गुनी को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना? यानी कि ये जो है इस पे हम स्क्वायर दे देंगे, यानी कि पावर 2 दे देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए, जो पावर यहाँ पे देंगे उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4 गुना होने के लिए इसको कितना लगेगा? 20 साल लगेगा। वही पूछा जाता है कि 8 गुना होने के लिए कितना लगता, तो क्या करते? तो 8 गुना तो 2 पावर 3 होता, तो क्या करते? 10 गुना 3, यानी कि 30 साल लगता। ठीक है, इसको आप लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ना कि इस एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आपको उतना टाइम रहता नहीं है कि आप लोग प्रोसेस से बनाएं इस क्वेश्चन को खास करके। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप प्रोसेस के साथ ही बनाइए, उसके बाद ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक मिनट रुकिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 साल है ना, 20 साल 4 गुनी हो रहे तो 20 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि 44 आम है ना, 121 केले हैं, 11 सेब है, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक लाइन, है ना, इस तरह से लाइन में यहाँ पे रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को लाइन में जो फल है उसको रखना है। ठीक है, और किस तरह से रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, यानी कि अगर इसमें 4 फल है तो इसमें भी 4 फल होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, और प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रकार का फल हो। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आम है तो केला भी होगा, ऐसा नहीं, इसमें आम है तो आम ही होगा। तो पंक्तियों की न्यूनतम तो कम से कम इस तरह से कितनी पंक्तियां बन सकती है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, क्या बोला गया कि सब में सबसे पहले क्या बोला गया है कि ये जो बोला गया है कि समान संख्या हो, समान संख्या में फल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक प्रकार का फल होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो 44 है, 121 है, 11 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि तीनों से, जो जिससे कि तीनों डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 11 है। यानी कि इसको हम, आप लोग एचसीएफ भी बोल सकते हैं। वो कितना है? 11 है। अगर 11 हम ले लिए, यानी कि 11 जो है, अगर एक लाइन में हम 11 फल रखेंगे, है ना, इस तरह से, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इसका 4 लाइन बनेगा, इसका 11 लाइन बनेगा, और इसका 1 लाइन बनेगा। और ये भी ध्यान दीजिए, उसमें क्या है, इसमें 4 लाइन बनेगा तो सब में आम ही आएगा। फिर इसका 11 लाइन बनेगा तो उसमें केला ही आएगा सब में, और इसमें सेब ही आएगा, 1 लाइन बनेगा। तो जो क्वेश्चन में बोला गया वो हमारे क्वेश्चन को, ये जो सिचुएशन है वो फुलफिल करता है ना, सेटिस्फाई करता है। यानी कि क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लिए 11, यानी कि एक पंक्ति में अगर पूछा गया, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रहता है कि एक पंक्ति में कितना सबसे ज़्यादा, यानी कि कितना फल होता, तो कितना होता? 11 होता। लेकिन यहाँ बोला गया पंक्तियों की सबसे कम संख्या। तो पंक्तियों की सबसे कम संख्या क्या होगी? देखिए 11 है, देखिए तो 11 है तो इसका कितना बनेगा? इसका 4 बनेगा, है ना। इसका कितना लाइन बनेगा? इसका 11 लाइन बनेगा, और इसका कितना लाइन बनेगा? 1 लाइन बनेगा। तो देखिए टोटल कितना लाइन बन गया? 16 लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। यानी कि इसमें 16 लाइन ऐसा बनेगा जिसमें कि ये तीनों फल आ जाए, और उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि हर एक पंक्ति में क्या है, समान संख्या में फल होना चाहिए। समान संख्या कितना हो जाएगा? 11, हर एक पंक्ति में 11 फल होगा, और किसी भी पंक्ति में ये मतलब दो फल नहीं होगा, यानी कि दो प्रकार का फल नहीं होगा। जैसे एक में आम है तो आम ही है, केला है तो केला ही है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एक हो गया, 16।
अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक मासिक व्यय, ठीक है, वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये है। ये मासिक व्यय मतलब क्या होता है, मासिक खर्च क्या होता है, यानी कि एक महीने में कितना खर्च हो रहा है। तो देखिए पहले 3 महीने में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, औसत मासिक दिया कि यहाँ देखिए औसत मासिक व्यय दिया गया है, यानी कि औसत दिया गया है। ये जो 1100 है वो औसत है, यानी कि अगर हम 3 महीने में देखें तो 1100 करके तीनों में यानी कि 3300 हो जाएगा। 3300 रुपये उसका खर्च हो रहा है 3 महीने में। उसी तरह से देखिए अगले 5 महीने में कितना हो रहा है, 1000, यानी कि 5000 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगले 4 महीने में यानी कि अंतिम 4 महीने में 4800, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा साल का आगे पूरे साल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए, ऐड करेंगे तो 1310, ठीक है। यानी कि 12 महीने में इसने, यानी कि एक साल में इसने इतना रुपया खर्च किया, यानी कि ये इतना रुपया खर्च करती है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि अ, यदि कुल बचत 1300 रुपये है, देखिए बचत इसका क्या है, इतना खर्च करने के बाद भी इसको 1300 रुपया बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो टोटल इनकम होगा वो इतना ही होगा, होगा ना, इतना रुपया होगा इसका टोटल इनकम सालाना, एक साल में वो इतना रुपया कमा रही है। अब क्या बोला गया है कि तो सपना की औसत मासिक आय निकालना है। तो देखिए औसत मासिक आय यानी कि ये 12 महीने का इतना है कमाई इसका, तो एक महीने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एवरेज में, 1 मिनट, एक महीने का एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर सकता है, 90 दिन में। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। अरे ये इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी काम 90 दिन में पूरा कीजिएगा तो 45 दिन में कितना परसेंट काम कीजिएगा। ये देखिए अगर काम 100% 90 दिन में हो रहा है तो 50% ही होगा ना, 50% होगा 45 दिन, यानी कि अगर आधा काम कर रहे हैं तो आधा, आधा अगर टाइम ले रहे हैं तो आधा ही काम होगा, है ना। अगर 90 दिन था तो 100% काम हो रहा था, अब अगर 90 का आधा यानी कि 45 दिन ले रहे हैं तो 100 का भी आधा 50% होगा काम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए ही सही है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, कितना, 2320 में, और इसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। क्या करता है, 180 रुपये खर्च करता है। यदि उसने 2400 रुपये में बेचा तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना है, ठीक है। तो देखिए इसको, देखिए इतना में खरीदा, इतना में रुपया लगा, यानी कि इसका जो टोटल खर्च हुआ वो कितना हो गया, दोनों को ऐड करके आ जाएगा टोटल खर्च, यानी कि 2500 रुपये इसका खर्च हो गया। लेकिन इसने बेचा कितने में, 2400 रुपये में, कितने में बेचा, 2400 में। देखिए यहाँ पे अगर इसको पूछा जाए कि लॉस कितना हुआ, कितना रुपये का हुआ, तो लॉस कितने रुपये का हुआ, नुकसान तो 100 रुपये का हुआ। लेकिन अगर परसेंट में पूछा जाए तो देखिए हम क्या करेंगे, जो लॉस होता है यानी कि हानि होता है उसके ऊपर लिखते हैं, और फिर कितना पे हानि हुआ, 2500 पे हानि हुआ ना, यानी कि इसको 2500 रुपया लगा था तो 2500 को नीचे लिखेंगे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4, यानी कि 4% इसका नुकसान हुआ, 4% इसको हानि हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि 4% दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। कितने किए? 75%। टोटल कितने होते हैं? 100%। ठीक है, परसेंट में मैं बोल रहा हूँ परसेंट में। ठीक है, तो परसेंट 100 ही होता है हमेशा टोटल। तो क्या करना है? देखिए 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक प्राप्त हुए। और ये जो 75% है वो कितना है? तो 60% से 30 ज़्यादा है। यही क्वेश्चन में दिया गया है। कितना है? 60% से 30 ज़्यादा, यानी कि किसी विद्यार्थी ने अगर 60% अंक प्राप्त किए तो उससे 30 नंबर ज़्यादा आया इसको 75% वाले को। यानी कि यही बोला गया इनडायरेक्टली कि ये जो 75% है 60% से 30 ज़्यादा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15% जो होगा वो 30 के बराबर होगा। अब देखिए पूछा क्या गया परीक्षा में, अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम मतलब मैक्सिमम, यानी कि 100 मार्क्स, 100% मार्क्स जो है वो कितने हैं, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल हमेशा 100 ही होता है। अधिकतम मार्क्स, अधिकतम अंक जो होगा वो हमेशा 100% ही होगा। परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, 100 मार्क्स के बारे में नहीं बोल रहे, 100 नंबर के बारे में नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? 100%। परसेंट में हमेशा जो टोटल होता है वो 100 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100%। तो 200, यानी कि 200 नंबर का एग्ज़ाम था। ठीक है, जिसमें कि इसने 75% लाया और दूसरे ने 60% लाया। और अगर इसे पूछा जाता है कि ये एक उस विद्यार्थी ने मतलब कितना मार्क्स लाया, तो यहाँ पे हम 200 का 75% वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर दूसरे विद्यार्थी के बारे में पूछा जाता है तो 200 का 60% वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन था हमारा, जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्या बोला गया? इसका मान ज्ञात करना है। क्या है ये? ठीक है, यहाँ पे है। इसको भी बोर्ड मास रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये जो है ये चीज, इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? 175 इंटू 72/24 +5। ठीक है, जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और 175 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 525, और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 530। देखिए हमारा आंसर नहीं आया अभी तक, बस इसी का इतना का ही, इतना को ही हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे। अब 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ, 20 से गुना करने के बाद देखिए दो दो से भाग भी देना है, तो 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5300। ठीक है, 5300 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा अब आज के वीडियो का, आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, क्योंकि देखिए अब एसएसजीडी में 20 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर टोटल स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट थे, अब यानी कि उपस्थित थे, वो अगर 100 है, ठीक है, उसमें से 93%, 93% अगर 100 है तो 100 का 93% 93 हो जाएगा। 93% क्या है? उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, और 9275 विद्यार्थी, एक मिनट रुकिए जरा सा यहाँ पे, 93, अच्छा ये 100 अगर प्रेजेंट है तो ये पास कर गए। ठीक है, ये पास कर गए, 93% पास कर गए। और क्या बोला गया है कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए अगर 93% पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 7%। और यही जो देखिए 7% दिया गया है, यही 7%, ठीक है, यही 7% जो है इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 9275। ठीक है, अब देखिए ये जब 7% का वैल्यू इतना दिया गया है, अब क्या बोला गया? अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है,
परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो विद्यार्थी की कुल संख्या तो ये 100% है ना, कितना है, 100% है। तो हम लोगों को 100% का वैल्यू निकालना है। 7% का वैल्यू दिया गया है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे इसको, 13 और 25। ठीक है, यानी कि 1, 3, 2, 5, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 1% का वैल्यू आया तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1, 3, 2, 5, 0, 0 हो गया। यानी कि 1, 3, 2, 5, 0, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो गया। और इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।